हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कक्षा 7 ही दोस्तों आज आप पढ़ेंगे अध्याय 7, अध्याय 7। ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, आज के जो है वीडियो में ये अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले आप चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक का क्लास 7 का जो है मैंने आपको पढ़ाया और अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। क्लास 6 का मैंने सारे अध्याय कंप्लीट करा दिए हैं, जो है अपलोड भी कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो आइए आज आप देखिए क्लास 7 और जो है आपका चैप्टर 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक, आइए देखिए। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग हो रही है। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। ठीक है, इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वे समय के साथ साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ठीक है, ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, चेर और मलयालम भाषा का विकास। ठीक, अब आइए इसे देखिए। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं।
यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। ठीक है, जो यह दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, और देखिए अब चित्र एक यहाँ पे देखिए, चित्र नंबर 1 मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आ जाइए आगे, अगला पॉइंट अब आप देखिए, शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। देखिए अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। ठीक है, थी इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। ठीक है, अब इसका जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकला कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक, अब जैसा कि आप अलग भी देखते होंगे, देखिए ये जो चेहरे आपको बनते हैं और जो उत्तर भारत में आप देखते हैं विष्णु भगवान के चेहरे, तो आप देखते हैं ना कि अलग है, मूर्तियां आप देखते हैं तो अलग दिखता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि आप ध्यान दीजिए, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। ठीक है, और उदाहरण आपने ये पुरी का उड़ीसा जगन्नाथ संप्रदाय आपने देखा। अब यहाँ पे आप देखिए, समझिए, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। देख रहे हैं ना, स्थानीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। ठीक, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। समझ रहे हैं ना, स्थानीय असर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मूर्तियों का, देख रहे हैं ना, चेहरे आप देख रहे हैं, तो स्थानीय असर बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है। और अपनी तरफ अगर उत्तर भारत में देखिए तो चेहरा अलग है ना, अलग तरह की डिजाइन है। ठीक, आइए आगे देखिए, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है, आइए आगे देखिए, ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठी, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए चित्र नंबर 3, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ मंदिर पुरी का, ये आप देखिए यहाँ पे है।
अगला पॉइंट देखिए, राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। अगला पॉइंट यहाँ पे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। ठीक है। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवार के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 एक ऐसा शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को, ये पृथ्वीराज पे दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने बनाया है, देख लीजिए। देखिए, पृथ्वीराज एक ऐसा शासक ही था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं। ठीक है, ये देखिए चित्र नंबर 4, यह है बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का, ये आप फोटो देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे। अब देखिए, ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संयोगों का चित्रण होता था। ठीक है, इन स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रण किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। ठीक है, सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इन आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ठीक है, और देख लीजिए मानचित्र एक, इस क्षेत्र जिसकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। ये देखिए आपका जो है यहाँ पे, जैसे राजस्थान आप देखिए बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, मेवाड़, है ना, चित्तौड़गढ़, ये आप देख पा। तो ये जो है दिखाया गया है इसमें, जो मैप में जो इस अध्याय में चर्चा की गई है। आगे देखिए, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। देखिए, यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य
शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान जयपुर के राजदरबारों में और लखनऊ में, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 ईस्वी से 1875 ईस्वी के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, इसमें क्या है ध्यान दीजिए, इसकी प्रस्तुति क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नृत्य का चित्र नंबर आपका 5। ठीक है, नृत्य की कक्षा ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर की है। ये कहाँ पे है? खजुराहो का ये आप जो है स्थान पे ये है। देखिए नृत्य की कक्षा हो रही है। ये देखिए नृत्य आप देख पा रहे हैं। ठीक है, करते हुए मूर्तियाँ बनी है नृत्य करते हुए। अब आइए आगे। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। ठीक है, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, आइए इसको समझिए। देखिए किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए। ठीक है, अब ये आप शब्द सुनते हैं शास्त्रीय, तो शास्त्रीय अब देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे किस कला को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है,
जो कई वर्षों से लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, स्किप मत करिएगा। स्किप आप करेंगे तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी आपको आगे की चीज़ें। ठीक है, तो लंबे प्रशिक्षण प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है, और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्यों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है वो निम्नलिखित हैं। देखिए, भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु में, कथाकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हैं, ये देखिए बना हुआ है कथक नृत्य। ये देखिए यहाँ पे कथक नृत्यांगनाएं, एक दरबारी चित्र यहाँ पे है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। अब इसे आप देखिए, एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह भी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं। ठीक है, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्रों ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, और ये कुछ गिने चुने बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा देखे जा सकते थे। ठीक है, तो देखिए, मुगल जो बादशाह थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया था। तो ये संरक्षण दिए थे, और जो औरंगजेब था वो चित्रकारी के खिलाफ था। यहाँ तक कि जो चित्रकारी महल में हुई थी उसको जो है पुतवा कर ख़त्म कर दिया। ठीक है, और जो है संगीत का भी जैसा कि वो संगीत का भी विरोधी था, तो वो क्या करता था कि संगीत को भी मना कर दिया था। तो एक बार औरंगजेब खड़ा था अपनी जो है जो होता है ना महल पे खड़ा था, और कुछ लोग जो है वो निकाले थे अपना जो है सारे जो भी ढोलक और जो भी संगीत के वाद्य यंत्र थे उसको जो है लेके जा रहे थे। और फिर
उस पे जो है अब औरंगज़ेब ने पूछा कि भाई क्या मामला है, भीड़ बहुत जा रही है। तो उन्होंने वो जो निकाले थे यात्रा, शव यात्रा निकाले थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब शव यात्रा मतलब शव नहीं था, वो ढोलक मजीरे जो वाद्य यंत्र थे उसी को जो है वो ले जा रहे थे। तो भाई पूछे कि क्या मामला है, बहुत भीड़ है और सब लोग डमरू ये सब लेके जा रहे हैं। तो भाई तो ये उन्होंने कहा कि जो पब्लिक थी तो उन्होंने बताया कि ये हम लोग जो है ये जो संगीत है डमरू है ये इसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, इसकी शव यात्रा निकाले हैं, है ना। तो अब भाई औरंगज़ेब कहता है कि देखिए ठीक है मृत्यु हो गई, इसको इतना गहराई से दफनाना कि ये फिर कभी ना निकल पाए। समझ रहे हैं ना। तो मतलब कुल मिलाकर के जो औरंगज़ेब था वो कट्टर जो है इस्लाम को मानने वाला था, उसको जो है चित्रकारी पसंद नहीं थी और उसके इसके समय में सब ये जो चित्रकार थे वो दरबार छोड़ करके छोटे छोटे राज्यों में चले जाते हैं। संगीत एकदम बंद हो जाता है, इसके शासनकाल में संगीत प्रेमी था भी नहीं और ये चीज़ थी। बाकी आपने यहाँ देखा कि अकबर जहांगीर और शाहजहाँ तो बहुत प्रेमी थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल लघु चित्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और शिकार के दौरान आराम करते हुए चित्र बनाया गया है अकबर का। ये देखिए यहाँ पे ये सब लोग आराम कर रहे हैं और पेंटिंग जो है बनाई गई है किस तरह जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये हाथी हैं, बाकी सारे लोग आप देखिए, वेशभूषा आप देखिए, है ना। तो पेंटिंग देखिए कितनी अच्छी स्रोत है हमारे पास जिससे हम समझ पा रहे हैं कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे। देखिए सर पे पगड़ी है, पगड़ी टाइप का है ना। और वेशभूषा आप देखिए, घोड़े हाथी देखिए आप, है ना। तो कितनी अच्छी स्रोत हैं हमको जो है उस समय की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। देखिए कुछ जानवर भी यहाँ पे पकड़े गए हैं, दिख रहे हैं। आइए आगे देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए, ठीक है। तो कुछ तो अभी आपने औरंगज़ेब को मैंने बताया और वो पसंद नहीं करता था। उसके बाद फिर और शासक आए, जैसा कि आप उत्तर मुगल काल के शासकों को देखा, जब उनका भी पतन हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के अनेक माने जब उनका भी पतन हो जाता है तो चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले जाते हैं। क्षेत्रीय राज्यों के बारे में दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विशिष्ट विशेषताओं सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा, ठीक है। अब आप देखिए चित्र नंबर 8। चित्र नंबर 8, होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकंड, राजपूत लघु चित्र, कोटा, दिख रहे हैं। ये आप देखिए जो महाराणा राम सिंह हैं होली खेलते हुए, ये देखिए उस चित्र को। हाथियों पे सवार हैं, हाथियाँ देख रहे हैं आप और लोग भी सवार हैं। तो आगे देखिए, ऐसा ही एक क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी पर इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में इस क्षेत्रों में लघु चित्रकला एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बशो-हली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण
और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों, ठीक है, मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिनके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत उनकी वैष्णव परंपराएं थी, ठीक है। ठंडे नीले हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी, ठीक। अब ये देखिए राधा, यहाँ पे चित्र नंबर 9 आपका है। यहाँ क्या है, कृष्ण राधा और उसकी सखियाँ। ये देखिए कृष्ण, भगवान कृष्ण का चित्र बना है और राधा और उसकी सखियाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पहाड़ी लघु चित्र ये कांगड़ा है ना का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। आइए आगे देखिए। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकारी चित्रित करते थे। कला के इस नमूने में कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। बंगाल नज़दीक से एक नज़र, इसे आप देखिए। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा, हम अक्सर क्षेत्रों का नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली, बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के, ठीक है, संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा उद्भव कैसे हुई, ठीक है। चित्र नंबर 10 आप देखिए, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक जो है पृष्ठ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के बंगाल और मगध, दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है, और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत के संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, ठीक है। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया, ठीक है। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, ठीक है। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीता तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय बंगाल की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्रीय पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिस पर पश्चिमी बंगाल कहा जाता था। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली प्रारंभिक साहित्य 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, ठीक है, आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे कि मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ
और गाथा गीत। अब देखिए ये सब जैसे जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपने देखा चैतन्य जो है श्री चैतन्य देव, इनके बारे में आपने अध्याय 6 में पढ़ लिया है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि एक तरफ से जब भी आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, जो भी अपलोड मैं वीडियो कर रहा हूँ, एक तरफ से एक तरफ आप देखिएगा। ठीक है, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब आइए अगला पॉइंट देखिए। मैनामती गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद की अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। ठीक है, धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उसका काल निर्णय सही नहीं माना जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ठीक है, अब देखिए पीर और मंदिर। पीर क्या है, आइए इसे समझिए। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, अब आप पीर शब्द देखिए, शब्दावलियाँ सब कितनी अच्छी क्लियर होती जाती है ना। पीर आप शब्द पढ़ते हैं लेकिन अभी तक समझ नहीं पा रहे होंगे, तो उसका क्या है, पीर का अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। अब इसे आप देखिए, 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू किया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनै शनै स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरी खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करने के अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा अनुशासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर के लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी के संत, सूफी, अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। अब जीवात्माएं क्या हैं, इसे आप देखिए जीववाद। अब देखिए जीववाद, यह मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। ठीक है, पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई हैं। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। ठीक है, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों, मिट्टी, गारे अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, है ना, तेली जो होते हैं, कसारी, घंटा, धातु के कारीगर आदि समर्थन से बने थे।
आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूह संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। ठीक है, जैसे जैसे लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। अब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पड़ वाली झोपड़ियों, ठीक है, झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। ठीक, अब देखिए चित्र नंबर 11, ये देखिए बाएं हैं। बाएं एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी है। ये देखिए आपकी दो चाला छप्पर, ये झोपड़ी का जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, दो चाला झोपड़ी। ठीक, और देखिए चित्र नंबर 12 दाएं, या ये चित्र, ये एक चौचाला मंदिर, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक झोपड़ी का मंदिर है। और ये देखिए जो है पत्थर आदि का बना आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर में पकी मिट्टी की एक पटिया, विष्णुपुर, ये आप देखिए चित्र नंबर 13 आपका। अब देखिए आगे, इन मंदिरों की शक्ल आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला, दो छतों वाली, चौचाला, चार छतों वाली, ठीक है, होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली, ठीक है, चार छतों वाली, ये देखिए चौचाला, भाई इसमें चार छतें हैं, ठीक है, तो चार छत, और ये दो चाला यानी दो छत हैं। तो चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों के बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों से ऐसी ही सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। आइए देखिए आगे, मछली भोजन के रूप में। अब देखिए, परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है, ठीक है, जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। ठीक, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का एक प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर भी उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर भी मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं। उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। देख रहे हैं ना। ब्राह्मणों को शामिश भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहधर्म पुराण, जो बंगाल के रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 14, और घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग। ठीक है, तो ये देखिए कैसे मछली को साफ करती हुई औरत का जो है दिखाया गया है इस मूर्ति में। तो दोस्तों, ये अध्याय आपका कंप्लीट हो गया, अध्याय 7।
ठीक है, लेसन 7 आपका कंप्लीट हो गया, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, तो अब आपका एक लेसन और बचा हुआ है, एक चैप्टर 8। अगली वीडियो में वो भी आपका कंप्लीट करा देंगे, तो कक्षा 7 की जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों बस ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।